नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एस्पिरेंट आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 अब सिर्फ एक महीने से थोड़ा ही ज़्यादा रह गया है। तो इस बीच का जो हमारा यह टाइम होने वाला है यह काफ़ी क्रूशियल होगा हमारी प्रिपरेशन को लेकर। प्रिपरेशन इन द सेंस कि अब हम कुछ नया नहीं पढ़ सकते, सिर्फ और सिर्फ हमने जो कुछ पढ़ा है उसी को रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो आने वाले जो कुछ दिन बच्चे हैं, लगभग 35 से 37 दिन, तो उन सब में जो है हम सिर्फ और सिर्फ अपना जो पढ़ा हुआ है, जिसे हमने 2 बार 3 बार रिवाइज पहले कर चुके हैं, सिर्फ उसी को रिवाइज करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी को जो है जो हमारा सीसाइट पेपर होता है उसमें जो कम्प्रीहेंशन पार्ट होता है, जो बोधगम्यता का पार्ट होता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि उसका जो वेटेज होता है ओवरऑल पूरे सीसाइट में काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उससे रिपीटेडली एकदम से 25 से 27 कभी कभी 30 क्वेश्चंस भी जो है वह यूपीएससी एग्जाम में सीसाइट में आए हैं। तो इसलिए काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है हमारे सीसाइट को जो है वह क्वालिफाई करने में। काफ़ी लेंदी टॉपिक होता है, पैसेज होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, भाषा उसकी कठिन होती है। अगर थोड़ा सा भी पढ़ते टाइम ध्यान भटका तो कनेक्शन जो है वह टूट जाता है, और कनेक्शन टूटने से उसके क्रक्स को, उसका जो मोटिव है वह क्या बताना चाह रहा है, जो लेखक है वह क्या कहना चाह रहा है अपने उस पैसेज के माध्यम से, तो वह हम नहीं पकड़ पाते। और लेखक के विचारों को ही पकड़ना जो है वह मेन इसका जो है वह मोटिव होता है, उसी के माध्यम से हम अपने सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। तो उसी को समझने के लिए, उसी की प्रैक्टिस के लिए आज का यह हमारा पूरा सेशन होगा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, जुड़ जाइए हमारे साथ, और यदि आप प्लेटफॉर्म पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को। यह जो हमारा सेशन होगा स्टूडेंट, यह इसमें हम जो पैसेज है, बोधगम्यता है, उसको एक एक करके आपके सामने रखेंगे। कई पैसेज हैं हमारे पास, लगभग 28 से लेकर 30 पैसेज हैं। उन सबको पढ़ेंगे, समझेंगे कि थीम को कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताने से क्या मतलब, कोई जीएस का पेपर तो है नहीं। तो हम पैसेज को पढ़ेंगे, समझेंगे कि पैसेज को कैसे पढ़ा जाता है, पैसेज को पढ़ते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, और पैसेज के पढ़ लेने के बाद जो है किस तरीके से प्रश्न को पढ़े। प्रश्न में दिए गए कुछ की पॉइंट होते हैं, जैसे कि पूर्वाधारणा, सर्वोत्तम निष्कर्ष, इन सभी की वर्ड्स को हम पकड़ेंगे। उन्हीं के आधार पर जो है वह सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले पैसेज पढ़ते समय कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि पैसेज में लिखी गई सभी बातें सत्य होगी, आपको सत्य मान के चलना होगा। आप उसमें अपनी ओर से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। यदि पैसेज में बोल रहा है कि नीम के पेड़ से आम फरता है, आम का फल होता है, तो आपको अपना उत्तर खोजते समय यही मान के चलना होगा कि नीम के पेड़ से आम का जो फल है वह होता है। ठीक, तो सबसे पहला बेसिक जो रूल होता है पैसेज का, वह यही होता है कि पैसेज में कही गई सभी बातें सत्य मान के चलनी होगी आपको। ठीक, दूसरा होता है कि यदि कोई जो ऑप्शन हमें दिए हैं, जैसे कोई प्रश्न दिया हुआ है, यदि उसमें कुछ ऑप्शन दिए हों, यदि उन ऑप्शन में पैसेज में कही गई कोई भी बात मैच नहीं हो रही है, और वह बात ऑप्शन में सही भी कही गई हो, फिर भी आपको उसको गलत मान के चलना होगा, क्योंकि उस तरीके की कोई बात पैसेज में नहीं कही गई है। ठीक, जैसे मान लीजिए कि कहा गया है कि बाढ़ की समस्या या सूखे की समस्या से निदान पाने के लिए, यह प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि बाढ़ या सूखे की समस्या से निदान पाने के लिए नहरों को जो है वह लिंक किया जाना चाहिए। अब आपने यदि पूरा पैसेज पहले पढ़ा होगा तो उसमें यदि आपने पाया कि उसमें जो है वह तात्कालिक यानी कि तुरंत
कोई ऐसे उपाय की बात कह रहा है कि जिससे बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान हो, लेकिन जबकि नहरों को जोड़ने का जो प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स, वह काफ़ी लंबा होगा, वह दीर्घकालिक प्रोजेक्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि यदि पैसेज में तात्कालिक कारणों के बारे में चर्चा की गई है तो आपको यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाढ़ और सूखे की समस्या से निदान पाने के लिए नहरों के माध्यम से नदियों को लिंक किया जाना चाहिए, लेकिन यह दीर्घकालिक कारण होगा। तो इस तरीके के स्टेटमेंट से आपको बचना होगा, इन्हें गलत मानना होगा, क्योंकि आपको पैसेज के अनुसार ही सिर्फ और सिर्फ अपने उत्तर तक पहुंचना है, ठीक, अपनी ओर से कुछ भी एड ऑन उसमें नहीं करना है। तो यह कुछ बेसिक रूल हो गए हमारे किसके, बोधगम्यता के। तो इसी आधार पर हम एक एक करके पैसेज को जो है वह पढ़ेंगे और इन्हीं सब जो रूल हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आसानी से अपने उत्तर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला पैसेज होगा स्टूडेंट, उसको हम देखते हैं। तो यह रहा आपके स्क्रीन पर आपका जो पैसेज है। अब हमारे साथ इसको पढ़िए और सुनते भी रहेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। इस पैसेज को हम जब पढ़ेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है इसकी थीम को जो है हम पकड़ेंगे कि इस पूरे पैसेज में यह कहना क्या चाह रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे तो इसमें है कि भारत असाधारण भाषाई विविधता वाला देश है। क्या है? भाषाई विविधता वाला, क्या है? विविधता वाला देश है। जो जो आपको की पॉइंट मिलेगा आप उसको जो है वह अंडर हेडलाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है? भाषाई विविधता वाला देश है जहाँ कई भाषाएं छोटी जनजातीय समुदायों द्वारा क्या होती हैं, बोली जाती हैं। जहाँ कई भाषाएं छोटी जनजातीय समुदायों द्वारा बोली जाती है, जो या तो भौगोलिक रूप से अलग थलग हैं या सामाजिक राजनीतिक रूप से क्या है, हाशिए पर स्थित हैं। तो ऐसी जनजातियों के बारे में बोल रहा है कि जो कि या तो वह सामाजिक रूप से अलग थलग है या जो मुख्य विकास की धारा है उससे हाशिए पर है, ठीक। और उन्हीं के द्वारा जो है वह कुछ ऐसी भाषाएं बोली जाती हैं। तो 2 पॉइंट हमें मिला, एक तो अलग थलग जनजातियों के बारे में और उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में अलग है। हालांकि दशकों से इन क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में से कई तो लुप्त हो चुकी हैं, यानी कि इनके द्वारा जो भाषाएं बोली जाती हैं उन वो कई लुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त के कगार पर हैं, ठीक। यह गिरावट केवल भाषाई नहीं है, यानी कि यह जो पैसेज है वह सिर्फ भाषा पर ध्यान नहीं दे रहा है, आप इसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, बल्कि सांस्कृतिक चिंता भी है, क्योंकि भाषा जो है वह कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है, ठीक। तो यह सांस्कृतिक चिंता का भी विषय है। भाषाएं किसी समुदाय की सामूहिक स्मृति, परंपरा, ज्ञान प्रणाली, लोक कथा और पहचान को संजोती हैं। यानी कि भाषाएं जो होती हैं वह क्या करती हैं, किसी भी जो समुदाय होता है, जो कम्युनिटी होती है, उसके जो उसकी जो सामूहिक स्मृति होती है, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, लोक कथा, पहचान इत्यादि को क्या करती हैं, संजोती हैं। इस खतरे को देखते हुए विभिन्न हितधारकों ने, यानी कि जो शेयर होल्डर होते हैं, ने कई प्रयास क्या किए हैं, प्रारंभ किया, यानी कि भाषाओं की विविधता को बचाने के लिए प्रयास किए गए हैं। कुछ सरकारों ने प्रलेखन परियोजनाएं शुरू की है। कुछ प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा के जो प्रयोग है उसका प्रयोग कर, यानी कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा को बढ़ावा दे रहे हैं। और कुछ विद्वान मौखिक परंपराओं को तकनीक के माध्यम से संकलित कर रहे हैं। यानी कि आपने देखा कि भाषाई विविधता को संजोए रखने के लिए, उसको बचाने के लिए कई जो है वह स्तर पर अलग अलग जो है वह प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक। तो कितने स्तर पे हुए आप इसको पकड़ने की पहले कोशिश कीजिए। पहला तो जो हितधारक है, यानी कि जो जनजातियों से संबंधित है। हितधारक कौन होगा? जो जनजातियों से संबंधित होगा, उनके द्वारा कुछ जो है वह किए जा रहे हैं प्रयास। इसके अलावा सरकारों के द्वारा भी कुछ
प्राथमिक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ जो है वह प्रबुद्ध जो लोग हैं उनके द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या है कि फिर भी इन प्रयासों में प्रायः समुदाय की भागीदारी जो है कमी होती जा रही है, यानी कि जो समुदाय हैं उनकी भागीदारी नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वह अलग थलग हैं किससे? सामाजिक और राजनीतिक जो विचारधारा है, विकास की धारा है, उससे अलग हैं। अलग जो कमी देखी जा रही है उनके भागीदारी में, और ये युवा पीढ़ी को जोड़ने में विफल रहते हैं। जो उनसे संबंधित युवा पीढ़ी है उनको जोड़ने में विफल रहते हैं। जब तक इन भाषाओं को दैनिक जीवन और आधुनिक आकांक्षाओं से जोड़कर प्रासंगिक नहीं बनाया जाएगा, तब तक पुनरुद्धार के प्रयास सांकेतिक ही बने रहेंगे। यानी कि ऊपर किए गए सभी प्रयास जो है वह सिर्फ सांकेतिक हैं। वर्तमान में उनका कोई जो है वह बहुत ज़्यादा फायदा देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो है वह क्या किए जाने चाहिए? तो दैनिक जीवन और आधुनिक आकांक्षाओं से जोड़कर प्रासंगिकता नहीं बनाया जाता। यानी कि जब तक इन भाषाओं को दैनिक जीवन में नहीं अपनाया जाता और आधुनिक युग में मांग क्या है उसको समझ के इनका प्रयोग नहीं किया जाता, तब तक का जो पुनरुद्धार है वह सिर्फ सांकेतिक बना रहेगा। तो इस तरीके से आपने एक एक शब्दों को पढ़ा। हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस थोड़ा डिकोड कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है। लेकिन यदि आप एकदम काम माइंड से एकाग्रचित होके यदि इन सभी शब्दों को पकड़ेंगे तो आप देखेंगे कि कोई बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है। ठीक, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको एकाग्र होना होगा। तो इन सब पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो पैसेज को हमने जब पढ़ा तो उसमें से कुछ की पॉइंट हमारे दिमाग में बने हुए हैं। ठीक, तो अब हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न इससे संबंधित जो है वह क्या है? वह है कि निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कुछ कथन दिए हैं। सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण, अब ध्यान दीजिए, इन शब्दों पर ध्यान दीजिए। निष्कर्ष, ठीक, 3 शब्द हैं, सर्वाधिक तर्कसंगत, विवेकपूर्ण, निष्कर्ष। इनको हमें, यानी कि ऐसा निष्कर्ष हमें बताना है जो तर्कसंगत भी हो, यानी कि कोई ऐसा निष्कर्ष ना हो कि जिसका कोई लॉजिक ही ना हो। इसके अलावा विवेकपूर्ण भी हो, और इस पूरे पैसेज में क्या कुछ निष्कर्ष दिया जा रहा है उसी को सिर्फ हमें पकड़ना है। ठीक, तो अब क्या निष्कर्ष है उसको देखते हैं। तो एक एक करके पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो लुप्त प्राय भाषाओं को प्रलेखित करने और संरक्षित करने के प्रयास विफल होने की संभावना है। यानी कि लुप्त प्राय भाषाओं को प्रलेखित करने और संरक्षित करने के प्रयास जो है वह विफल होने की संभावना है यदि बोलने वाले स्वयं इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है। क्या है? बोलने वाले जो है वह इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल नहीं है। तो अभी हमने क्या बोला कि उस समुदाय की भागीदारी जो है वह कम होती जा रही है और युवाओं को जो है वह जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें स्टेटमेंट में कही गई बात पैसेज में जो हमने पढ़ा वहां से मैच हो रही है। तो यह हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट इस तरीके से आप पकड़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि किसी भाषा के विलुप्त होने से समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना का जो है वह क्या होता है? क्षरण होता है। क्या होता है? क्षरण होता है। तो किसी भाषा के विलुप्त होने से समुदाय की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना का क्षरण होता है। तो अभी हमने क्या कहा कि जो भाषाएं होती हैं वह स्मृतियों को सजोती है, संस्कृति को सजोती है, उनके संस्कारों को सजोती है। तो इससे क्या हो रहा है कि यदि उनका लुप्त हो गया तो वहाँ की ऐतिहासिक पहचान यानी कि जो स्मृतियां हैं वह लुप्त हो जाएंगी, सांस्कृतिक पहचान वह लुप्त हो जाएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तीसरा है कि अनिवार्य स्कूल स्तरीय शिक्षा के माध्यम से आदिवासी भाषाओं को बढ़ावा देना उसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट एक पॉइंट आ गए, एक वर्ड आ गया। तो आप ध्यान रखिए कि इस तरीके के एक्सट्रीम जो
शब्द होंगे, जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट होंगे वह प्रायः गलत होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैं प्रायः शब्द कह रहा हूं, प्रायः वह गलत होते। जैसे कि यदि बोल दिया पर्याप्त है और इसके अलावा बोल दिया कि केवल, इस प्रकार के जो एक्सट्रीम शब्द होंगे वह प्रायः गलत हो जाते हैं। तो यह हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा कि सरकारों द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषाओं को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है प्राथमिक शिक्षा में, लेकिन वह पर्याप्त नहीं है। तो पहला जो तीसरा स्टेटमेंट है वह हमारा गलत हो गया। चौथा स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, कि केवल तकनीकी पहल ही यह सुनिश्चित कर सकती है। अब ध्यान दीजिए, केवल आ गया, पहले ही हमने पकड़ा था, और तकनीकी पहल से सिर्फ और सिर्फ समस्या का समाधान नहीं हो सकता। तो यह भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। इस आधार पर यदि हम देखें, चारों स्टेटमेंट को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उनको पैसे से मैच कर लिया है, सही उत्तर तक पहुंच चुके हैं। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हम सही उत्तर तक पहुंच चुके, और यह एक स्टैंडर्ड लेवल का पैसेज था स्टूडेंट, कोई बहुत ज़्यादा आसान नहीं था। स्टेटमेंट भी क्वेश्चंस के बड़े बड़े थे, तो इसलिए कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको इस रणनीति से उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैसेज का पूर्वाधारणा से संबंधित है, एजम्पशंस से संबंधित है। इस तरीके के काफी क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आप देखिए, क्वेश्चन है कि उपर्युक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्वाधारणाएं बनाई गई हैं। ध्यान दीजिए, पूर्वाधारणा यानी कि लेखक जब इस पैसेज को लिख रहा है तो क्या उसके मन में कोई पूर्वाधारणा यानी कि वह कोई ऐसा एजम्पशन उसके दिमाग में है जिसको वह एज्यूम करके जो है वह अपने स्टेटमेंट को बनाने की कोशिश कर रहा है। तो उसी एजम्पशंस को हमें पकड़ना होगा। ठीक, एजम्पशंस कई बार ऐसे होते हैं कि डायरेक्ट पैसेज में दिखाई नहीं देती, लेकिन वह होते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, जो हमने फर्स्ट रूल बताया था कि पैसेज में कही गई सभी बातें सत्य होंगी, और सेकेंड रूल जो बताया था कि यदि पैसेज में कोई तार्किक बातें बोला गया है और स्टेटमेंट में भी तार्किक बातें बोला गया है, लेकिन दोनों मैच नहीं हो रही हैं, तो आपको पैसेज की ओर जाना होगा। स्टेटमेंट में कही गई तार्किक बात को छोड़ना होगा, पैसेज में कही गई बात को पकड़ना होगा। ठीक, तो यह दो बेसिक रूल आप ध्यान रखिएगा। तो पूर्वाधारणा को कैसे पकड़ते हैं, चलिए देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भाषा का अस्तित्व उनके दैनिक उपयोग और अंतर पीढ़ी संचरण से निकटता से जुड़ा हुआ है। भाषा का जो उपयोग है स्टूडेंट, वह क्या है, भाषा का जो अस्तित्व है यानी कि किसी भाषा को बचाने का जो है कि दैनिक उपयोग, हमने ध्यान रखिए वहां पे पढ़ा हुआ था। आप देखेंगे कि पैसेज के नीचे यहाँ पे आप देखिए, क्या देखिए, दैनिक जीवन में उपयोग और आधुनिक आकांक्षाओं से जोड़कर यदि होगा तभी उसको संजोया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दैनिक उपयोग और अंतर पीढ़ी संचरण, यानी कि आपने देखा था कि वहां पे क्या कहा गया था कि युवाओं को जो है वह नहीं जोड़ पा रहा है। जो यह प्रयास किए जा रहे हैं भाषाओं को के अस्तित्व को बचाने के, वह युवाओं को जोड़ने में असफल हैं। ठीक, तो इस प्रकार जो है यह हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि इस प्रकार का एजम्पशन राइटर के माइंड में कहीं ना कहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि पुनरुद्धार पहल जो युवा समुदाय के सदस्यों की आकांक्षाओं के साथ संरेखित नहीं है, उनके सफल होने की संभावनाएं नहीं है। क्योंकि किसी भी कोई भी इनोवेशन हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज हो, यदि उसका प्रसार चाहिए तो जो आधुनिक आकांक्षाएं हैं, जो आधुनिक मांगे हैं, उनको जो है वह उसमें अपनाना होगा, उसको उसमें शामिल करना होगा। तो इसीलिए जो युवा हैं उनकी आकांक्षाएं अलग हैं, उनके जो उनका जो रुझान है किसी भी चीज को देखने का नजरिया है वह अलग है। तो उस नजरियों को पहचान कर उसमें हमें अपनाना होगा, तभी वह चीज जो है वह युवाओं से जुड़ पाएगी। तो आधुनिक आकांक्षाओं से जोड़ना, और यहाँ पे क्या कह है कि युवा समुदायों सदस्यों की आकांक्षाओं के साथ संरेखित नहीं है, तो संभावना जो है क्या है, सफल होने की बहुत ही कम हो जाती है। तो बिल्कुल करेक्ट एजम्पशन दूसरा भी हमें दिख रहा है।
तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि हमारा ए और बी दोनों जो है वह स्टेटमेंट जो एजम्पशंस है वह करेक्ट है, मान्य है। ठीक, तो इस प्रकार इस पूरे पैसेज के जो प्रश्न थे उन दोनों प्रश्नों को हमने आसानी से, आपने देखा कि हमने वहां तक पहुंचने की कोशिश की और पहुंच भी गए। तो यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे होंगे तो आप देखेंगे कि आप भी आसानी से उस सही प्रश्न की ओर पहुंच गए होंगे। ठीक, तो इसी रणनीति पे हमें काम कर रहा है, प्रैक्टिस करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे बता दिया आपको, अब आप जब सीधे एग्जाम हॉल में दूसरी मीटिंग पहुंचेंगे तो आप सभी पैसेज कर जाएंगे। नहीं, बचे हुए 35-37 दिन जो बचे हुए हैं उसमें आपको 1 घंटे जो है वह डेली पैसेज का जो है वह प्रैक्टिस करना होगा। कहीं से भी आप PYQ ले सकते हैं, कोई भी कोचिंग संस्थान जो है गूगल से उन सब का जो है वह मिल जाता है PDF, उसको आप निकाल के उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करिए। चलिए आपके समक्ष दूसरा जो हमारा पैसेज है एक बार उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो दूसरे पैसेज को आप देखिए और सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि भारतीय शहरों में तीव्र शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर बहुत गंभीर जो है वह परिणाम सामने आए। ध्यान दीजिए, किसकी बात कर रही है? शहरीकरण। ठीक, भारतीय शहरों में जो अनियोजित शहरीकरण हो रहा है उस संबंध में कुछ कुछ बातें कही जा रही हैं। तो इसी तरीके से हमें पकड़ना है कि मोटा मोटा कहा क्या जा रहा है, कम से कम थीम तो हम पकड़ें। उस थीम को यदि हम पकड़ेंगे तो राइटर का के जो एजम्पशंस हैं उसका जो निष्कर्ष है वह सभी हम पकड़ लेंगे। तो सबसे पहले थीम को पकड़ने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले हमने देखा कि यह जो है वह अनियोजित शहरीकरण के बारे में कुछ कुछ बात कर रहा है, आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए परिणाम सामने आए हैं, जिसमें से एक बहुत गंभीर जो समस्या है वो क्या है? शहरी उष्माद्वीप। नया शब्द आ गया, अर्बन हीट आइलैंड। आपने ज्योग्राफी की स्टैटिक क्लास में पढ़ा होगा जरूर इस शब्द के बारे में, तो वही है अर्बन हीट आइलैंड। ठीक, उसका प्रभाव यानी कि जो तीव्र शहरीकरण है उसमें गंभीर पर्यावरण देखे जा रहे हैं, लेकिन उसमें से भी एक नया जो है काफी इंपॉर्टेंट है, वह क्या है? अर्बन हीट आइलैंड की समस्या है। नेक्स्ट देखते हैं आगे कि यह तापमान के अंतर को संदर्भित करता है, यानी कि यह जो है वह तापमान के डिफरेंस को, कहाँ के डिफरेंस के? अर्बन और रूरल के डिफरेंस जो है वह संदर्भित करता है, जहां शहरी क्षेत्र अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में अत्यधिक रूप से गर्म है। अभी हमने आपको बताया कि यह डिफरेंस जो है वह डिफरेंस को बता रहा है, डिफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में है। तो किसके डिफरेंस? अर्बन और रूरल के डिफरेंस में। तो इस घटना में कई कारक योगदान करते हैं, यानी कि जो अर्बन हीट आइलैंड की जो घटना है उसमें कई कारक जो है वह जिम्मेदार हैं। अब कारकों को देखते हैं, तो कौन से कारक? तो व्यापक कंक्रीटीकरण जो उष्मा को अवशोषित करता है, यानी कि जो कंक्रीट के बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वह क्या करते हैं? उष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। इंपॉर्टेंट कारण हुआ। कम वनस्पति, यानी कि जो वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उनका जो क्षेत्र है वह शहरों में कम है। नेक्स्ट है कि ऊंची इमारतें जो वायु प्रवाह को बाधित करती हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों से जहां वनस्पतियां ज्यादा हैं वहां से आने वाली हवाओं को जो ऊंचे इंफ्रास्ट्रक्चर है वह रोक देते हैं। ठीक, तो यह भी मेजर जो है उस रोल प्ले कर रहा है अर्बन हीट आइलैंड को बनाने में। तो आप ध्यान रखिए, सभी को कनेक्ट करते जाइए। किसकी बात चल रही है? अर्बन हीट आइलैंड की। कहाँ चल रही है? भारत में तीव्रता से बढ़ रहे शहरीकरण के संदर्भ में। ठीक, नेक्स्ट है कि एयर कंडीशनर जैसे ऊष्मा उत्पन्न करने वाले उपकरणों का बढ़ता उपयोग। आप देखेंगे कि शहरों में जो एयर कंडीशनर है उसके उपयोग का चलन काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो वह भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो अर्बन हीट आइलैंड है, प्रभाव के परिणाम स्वरूप विद्युत का जो है वह अधिक उपयोग होता है उसके प्रभाव के लिए, यानी कि जब
उष्मा बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है एयर कंडीशनर इत्यादि जो कूलिंग इंस्ट्रूमेंट है उनका उपयोग बढ़ेगा, जिससे क्या होगा कि विद्युत का जो उपयोग होगा, कंजम्पशन होगा, वह काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। वायु गुणवत्ता जो है वह खराब होती है, वायु की जो गुणवत्ता होगी वह खराब होगी। स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न होंगे। यह प्रभाव अभी हमने क्या देखा, 3 पॉइंट अभी इसमें हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। एक तो अर्बन हीट आइलैंड के बारे में बात चल रही है, दूसरा उसके कारणों के बारे में बात चल रही है कि किन किन कारणों से यह उत्पन्न होता है, तीसरा अब प्रभाव के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आपको थीम्स को पकड़ना है और थीम्स को पकड़ के चलते रहना है। जो एक डोरी है जो आपने पहले स्टेटमेंट से शुरू की थी, पैसेज पढ़ते समय हमें जो पहला स्टेटमेंट मिला था उसी डोरी को हमें पकड़ के आखिरी तक चलना होगा। यदि आपसे वह डोरी छूटी तो सही उत्तर तक पहुंचने में जरूर ही परेशानी आपको हो जाएगी। ठीक, तो आप उस डोरी को पकड़ते के चलिए, कनेक्ट करके चलिए, अर्बन हीट आइलैंड, कारण, प्रभाव। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आगे कि विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए, किसके लिए, अब ध्यान रखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द आया कि विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए, यानी कि जिस आबादी के लिए, जिन लोगों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास जो है वह सुविधाएं नहीं है, उनको ज्यादा प्रभावित कर रहा है। जबकि शहर के योजनाकारों ने इस मुद्दे को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, अभी शुरू किया है, ध्यान रखिए पहले नहीं शुरू किया, अभी शुरू किया कर दिया है। इसका मुकाबला करने के प्रयास जैसे कि हरित छत, यानी कि छत पे गार्डनिंग और खुले पार्क और जलवायु संवेदनशील इमारतें अभी भी विखंडित और सीमित पैमाने पर है। तो यानी कि यह जो प्रयास किए जा रहे हैं वह भी क्या है, अभी सीमित हैं। तो इस पूरे के पूरे जो पैसेज है उसको हमने देखा, उसको कनेक्ट किया, 3-4 थीम्स निकल के सामने आई। अब उसी थीम को अपने माइंड में लेके हमको तुरंत प्रश्नों की ओर जाना है। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो प्रश्न है स्टूडेंट हमारा कि निम्नलिखित कथन में सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं जिन्हें परिच्छेद में प्रतिपादित किया गया है। तो वही तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष को हमें पकड़ना है स्टूडेंट। तो अभी आपने जो डोरी पहले स्टेटमेंट से लेकर आखिरी स्टेटमेंट तक पकड़ी थी, अब उसी डोरी को जो है उसके एक एक पार्ट को हमें खोलना है, डिकोड करना है। ठीक, तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है पहला कि महत्वपूर्ण हरित अवसंरचना और संधारणीय नियोजन के बिना भारतीय शहरों के तापमान वृद्धि और रहने की क्षमता में गिरावट क्या रहेगी, जारी रहेगी। यानी कि जो रहने की क्षमता है, जो यानी कि वहां पे जो निवास कर रहे हैं लोग, उनके रहने की दशा और तापमान में जो वृद्धि होगी क्या होगी, जारी रहेगी। किसके कारण, हरित अवसंरचनाओं के बिना और संधारणीय नियोजन। तो स्टेटमेंट करेक्ट दिख रहा है स्टूडेंट, क्योंकि वहां पे ग्रीन जो है वह उसकी बात की, ग्रीन गार्डनिंग की बात की गई थी, खुले पार्क की बात की गई थी, और क्या कही गई थी, अवसंरचनाओं के बारे में भी बात की गई थी। कैसी अवसंरचनाएं, तो जलवायु अनुकूल बिल्डिंग्स, इन सब के बारे में बात की गई थी। तो स्टेटमेंट हमें क्या लग रहा है, करेक्ट लग रहा है। स्टेटमेंट को करेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शहरी उष्मा के लिए एयर कंडीशनिंग जैसे समाधान विरोधाभासी रूप से समस्या को और जटिल बना रहे हैं। जो संपन्न लोग हैं, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, उनमें भौतिकतावादी जीवन आ रहा है, आय बढ़ रही है, कंज्यूम कर रहे हैं। कंज्यूम के साथ कुछ ऐसे चीजों का भी इस्तेमाल अधिकता से वो लोग कर रहे हैं कि जो समस्या को जटिल बना रही है। कारण में हमने देखा था कि एयर कंडीशनिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अर्बन हीट आइलैंड में। स्टेटमेंट सही दिख रहा है स्टूडेंट, करेक्ट कर देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि देखिए कि निर्माण में तकनीकी नवाचार ने पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने में पारंपरिक
वास्तुशिल्प प्रथाओं को अप्रासंगिक बना दिया गया था। एब्सोल्यूट जो है स्टेटमेंट आ गया, अप्रासंगिक बना दिया है। कैसे भाई? हमने पैसेज पढ़ा, कहीं पे भी हमें इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं मिले, कहीं पे भी हमको इस तरीके की थीम नहीं मिली। स्टेटमेंट पढ़ते ही हम इसको गलत कर देंगे, साबित कर देंगे। 2 हमने सही साबित किया है, 2 गलत। चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। चौथा स्टेटमेंट क्या है? आप यहाँ पे देखिए कि भारत में शहरी नियोजन पूरी तरीके से पारिस्थितिकीय स्थिरता के अनुरूप है। कहाँ से है? भारत में नई समस्या अर्बन हीट आइलैंड की देखी जा रही है, तो कहाँ से नियोजन पूरी तरीके से इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के साथ किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। स्टेटमेंट गलत है। 3 और 4 स्टेटमेंट हमारे गलत हो गए, 1 और 2 सही थे। सही उत्तर तक हमने आसानी से पहुंच गए। हम आप भी यदि हमारे साथ जुड़े रहे होंगे पूरे पैसेज के दौरान पूरे माइंड से, तो आप भी आसानी से प्रश्नों तक पहुंच गए होंगे। ठीक, इस प्रकार से थीम को आइडेंटिफाई कीजिए, थीम तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। ठीक, आज के हमारे इस पूरे सेशन का सिर्फ यही मकसद है कि आपको थीम आइडेंटिफाई कैसे करना है वही सिखाना। ठीक, हम भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा है इसलिए हम यहाँ इन प्रश्नों के सही उत्तर तक पहुंच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके ही साथ पढ़ रहे हैं, थीम्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, काम माइंड से सिर्फ पैसेज पे है। पैसेज पढ़ते समय सिर्फ पैसेज पे रहिए, कहीं और मत जाइए। ठीक, यह मेजर जो है वह रोल प्ले करेगा सही उत्तर तक पहुंचने में। ठीक, तो आप देखें कि हमने 2 पैसेज पढ़ा, उसके प्रश्नों को हमने पढ़ा, आसानी से उत्तर तक पहुंच गए। इसी दूसरे पैसेज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूर्वाधारणा से, उसको देख लेते हैं। क्या प्रश्न है? कि प्रश्न है स्टूडेंट पूर्वाधारणा है, ध्यान रखिएगा। पहला स्टेटमेंट है कि अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने के लिए शहरी नियोजन, वास्तुकला, सामुदायिक जागरूकता को शामिल करते हुए एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अब एजम्पशन में बातें डायरेक्ट रूप से नहीं कही होंगी पैसेज में, लेकिन आपको पकड़ना होगा। तार्किक भी हो, लॉजिक, और उसके अलावा लॉजिकल के साथ साथ क्या हो? तर्क संगत भी हो। ठीक, यानी कि जो एजम्पशंस हम आइडेंटिफाई करेंगे स्टेटमेंट में वह मैच होना चाहिए जो अभी हमने ऊपर पैसेज पढ़ा था। तो इसमें क्या कह रहा है कि प्रभाव को कम करने के लिए, अब कारण हम भी हमने पढ़ा था, प्रभाव भी पढ़ा था, तो इन दोनों के बीच के पॉइंट को हम निकाल सकते हैं। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो कैसे? तो शहरी नियोजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसमें बताया गया था जो क्लाइमेट रिजिलियंट बिल्डिंग्स के बारे में चर्चा की गई थी, जलवायु अनुकूल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और संरचनाएं उनके बारे में पैसेज में चर्चा की गई थी, ग्रीन गार्डनिंग के बारे में चर्चा की गई थी। इसके अलावा सामुदायिक जागरूकता काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज के लिए सामुदायिक जागरूकता इंपॉर्टेंट है। यदि आप धुआंधार एयर कंडीशनिंग का इस्तेमाल करते रहेंगे तो किस तरीके से प्रभाव जो है वह क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो यह तार्किक दिख रहा है, तो पहला एजम्पशन हमने सही मान लिया। ठीक, पहला एजम्पशन हमने सही माना। दूसरा पढ़ते हैं स्टेटमेंट। दूसरा है कि भारत में शहरी उष्मा का संकट न केवल एक पर्यावरणीय चिंता है बल्कि एक सामाजिक आर्थिक चुनौती भी है। सामाजिक आर्थिक की कहीं भी बात नहीं की गई है डायरेक्ट, लेकिन ये एजम्पशन है, हमको पकड़ना होगा। आपको यदि हम पैसेज दिखाएं तो आप पैसेज में देखिए क्या कर रहा है। हमने कल दिया था, इसमें फोकस किया था कि विशेष रूप से कमजोर आबादी, तो कमजोर क्या? आर्थिक रूप से कमजोर, सामाजिक रूप से कमजोर जो आबादी है वह प्रभावित ज्यादा होती है। ठीक, तो इस तरीके से आपको एजम्पशंस को पकड़ना होगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि सामाजिक जो है वह आर्थिक चुनौती भी है, और देखिए आगे आ गया कि कमजोर आबादी को असमान रूप से प्रभावित करते हैं, यानी कि जितना यह अपर मिडिल क्लास, हायर क्लास, मिडिल क्लास को प्रभावित नहीं करता अर्बन हीट आइलैंड, उससे कहीं ज्यादा कमजोर आबादी को प्रभावित करता है। डायरेक्ट
पैसेज में हमें देखने को मिला था। दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा इस जो एजम्पशन है वह करेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने थीम्स को पकड़ा और सही उत्तर तक पहुंच गए। तो दूसरा प्रश्न हमारा जो है वह इस पैसेज का, वह भी उसका सही ऑप्शन होगा 1 और 2 दोनों। ठीक, तो यह दोनों एजम्पशंस जो है वह मान्य थी। तो आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से हम थीम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और सही उत्तर तक पहुंचेंगे। प्रैक्टिस का कार्य है, आप रोज 1 घंटे 35 दिन, बचे हुए 35 दिन आपको रोज 1 घंटे प्रैक्टिस करना होगा। 27 से 30 क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन लगातार आते हैं। इनमें से हमको मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करना है, जो हमारे सीसेट क्वालिफाई करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए और सही उत्तर तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। एक नए प्रकार का प्रश्न यहाँ पे हमने डालने की कोशिश की गई है, छोटा है, कथन है और उसकी धारणा है। तो इस यहाँ तक पहुंचने की कोशिश आप कीजिए। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो है कथन जो यहाँ पे दिया गया है, एक कथन है, कथन के बाद 2 पूर्वाधारणा दी गई है। ठीक, पूर्वाधारणा, 2 पूर्वाधारणा दी गई है और कथन जो है वह निम्नलिखित पूर्वाधारणाओं पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि कथन में से कौन सी पूर्वाधारणा क्या हो मैच हो रहे। तो स्पेशल रूप से पूर्वाधारणा को पकड़ने के लिए इस प्रकार के कुछ प्रश्न की, हालांकि इस ऐसे प्रश्न कम आते हैं, लंबे पैसेज वाले जाता आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने इसको आप यहाँ पे डाला, हमने डालना जो है इसको ठीक समझा। तो देखते हैं कथन क्या कर रहा है कि शहरी प्रशासन ने यातायात की भीड़ को कम करने और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए जो है वह एक नई साइकिल शेयरिंग प्रणाली आरंभ की गई है। ध्यान रखिए, किसकी? साइकिल शेयरिंग। आप दिल्ली, प्रयागराज जैसे बड़े शहरों में रहते होंगे, आपने देखा होगा कि एक नया इनिशिएटिव आपको फुटपाथ पे देखने को मिलेगा कि कई साइकिलें जो हैं वह एक रो में खड़ी होती हैं। उसमें एक QR लगा होता है, लोग जाते हैं, कुछ फीस उसकी पे करते हैं, स्कैन करते हैं, उसका लॉक खुल जाता है और वो लेके चले जाते हैं। जगह जगह इसके स्टैंड बने हुए, किस लिए? तो पर्यावरणीय अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए। तो इसकी थीम तो हमें समझ में आ गई कि इस स्टेटमेंट में कहा क्या गया है। अब जो एजम्पशंस हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो 2 एजम्पशंस दिए गए हैं, दोनों को हम पढ़ते हैं। पहला एजम्पशंस है कि शहर में यातायात की भीड़ एक गंभीर समस्या है। अब देखिए, भीड़ एक गंभीर समस्या है स्टूडेंट, तभी तो जो है इस प्रकार के जो कदम जो है वह नगर प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे हैं। भीड़ जो है एक गंभीर समस्या है, क्योंकि जो यातायात में भीड़ है, ट्रैफिक की समस्या है, इसलिए इस प्रकार के जो प्रयास हैं वह किए जा रहे हैं। तो पहला जो हमारा एजम्पशन है वह सही है। दूसरा है कि यदि कोई सुविधाजनक प्रणाली उपलब्ध हो तो लोग साइकिल का उपयोग करने के लिए तैयार होंगे। ध्यान दीजिए कि कहीं भी स्टेटमेंट में बात कही नहीं गई है, लेकिन आपको एजम्पशंस है, एजम्पशंस पकड़ना होगा। तो एजम्पशंस क्या है इसमें? तो आप देखेंगे कि जब इस स्टेटमेंट में तो साइकिल शेयरिंग की जो प्रणाली है वह आरंभ कर दी गई है। तो आरंभ कर दी गई है, इसका मतलब लोग उसका इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। यदि लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसीलिए तो सरकार जो है, नगर प्रशासन जो है, इसको बढ़ावा दे रहा है। तो क्या है कि यदि लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाए तो वह उसका उपयोग करते हैं। ठीक, तो यह स्टेटमेंट भी हमको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कहा गया है, लेकिन एजम्पशंस है, आपको इसी तरीके से पकड़ना होगा। क्योंकि यदि आप देखिए कि शेयरिंग की प्रणाली आरंभ की है, ठीक, जब की है तो इसका मतलब लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रशासन ने उसको प्रोवाइड कराने का जो है वह काम किया है। तो यदि जो गवर्नमेंट है, जो नगर प्रशासन है, वह प्रोवाइड कराता है सुविधाओं को, तो लोग उसका उपयोग करते हैं। तो दूसरा एजम्पशंस भी हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार इसके दोनों एजम्पशंस जो है वह सही हैं। तो इस तरीके से स्टेटमेंट की जो थीम है, जो पैसेज है उसकी थीम है, उसकी डोरी जो है उसको आपको पहले स्टेटमेंट से लास्ट स्टेटमेंट तक पकड़ के रखना होगा।
तभी आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो इस प्रकार इस पूरे सेशन में मैंने दो पैसेज हमने देखा, एक छोटा पैसेज देखा एजम्पशंस का जो कि इंपॉर्टेंट था। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरे सेशन का सिर्फ यही मतलब था कि थीम्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। एक एक स्टेटमेंट को पढ़िए, नीचे वाले स्टेटमेंट को ऊपर वाले स्टेटमेंट से किस प्रकार से लिंक कर सकते हैं पढ़ते ही टाइम, इन द टाइम जब आप रीड कर रहे हो, जब आप पैसेज के स्टेटमेंट्स को पढ़ रहे हो, तो ऊपर वाली लाइन से नीचे वाली लाइन को किस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस प्रकार से इसी प्रकार से कनेक्ट करते हुए आपको आखिरी तक चले जाना है, लाइन कहीं भी छोड़ना नहीं है आपको, और पढ़ते टाइम कोई भी दूसरा ख्याल आपको नहीं आना चाहिए। आप यदि नीचे वाली लाइन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ऊपर वाली लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उसके ऊपर वाली लाइन से कनेक्ट करने की कोशिश ना कीजिए, तार टूट जाएगा। ठीक, तो यह इंपॉर्टेंट जो है वह रोल प्ले करेगा आपको। तो सिर्फ और सिर्फ बिटवीन द लाइन कनेक्ट कीजिए, सही उत्तर तक अवश्य पहुंचेंगी, लेकिन प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार आज का जो हमारा यह सेशन होगा काफी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। हाँ।